हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट की वीडियो में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपने लास्ट की वीडियो को देख लिया होगा। वहाँ हमने डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था। वो 5 टाइप की होती हैं। एक होती है परफेक्टली इलास्टिक, एक होती है परफेक्टली इन इलास्टिक, एक होती है रिलेटिवली इलास्टिक, एक होती है रिलेटिवली इन इलास्टिक और एक होती है यूनिटरी इलास्टिक। ओके, तो वहाँ हमने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट है। हर एक गुड के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक जैसी नहीं रहती है, वो चेंज होती है। वो चेंज किस कारण होती है, उसको कुछ फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कुछ फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। आज हम वही पढ़ने वाले हैं। चलिए इन्हें वन बाय वन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ कमोडिटी। एक कमोडिटी को उसके नेचर के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। नेसेसिटी गुड्स, कंफर्ट गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको कंज्यूम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मीन्स जिनके कंजप्शन के बिना हम नहीं रह सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने मेडिसिन का, जैसे सोल्ट, ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। मेडिसिन की बात अगर हम करें तो ऐसा हो सकता है कि प्राइजेस अगर बढ़ रहे हैं तो पेशेंट उन टैबलेट को कंज्यूम करना कम कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पेशेंट के लिए टैबलेट को कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, लेना बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं तो वो इनके कंजप्शन को बढ़ा या घटा नहीं सकता है। ऐसा नहीं होता है कि प्राइसेस कम होंगे तो वो टैबलेट ज़्यादा लेनी स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिन गुड्स के लिए आपके कंजप्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन्स प्राइसेस बढ़े या घटे आप उनके कंजप्शन को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड एंड नेसेसिटी गुड्स। ओके, उनके लिए आपकी डिमांड इन इलास्टिक रहती है और वो गुड्स होती हैं नेसेसिटी गुड्स। उसके बाद आती है कंफर्ट गुड्स। ये वो गुड्स होती हैं जो आपके लिए आरामदायक गुड्स होती हैं, मीन्स आपको आराम देती हैं, मीन्स आप अपनी सुविधा के लिए उनका यूज़ करते हैं। इसके लिए आपकी डिमांड है वो इलास्टिक होती है। मीन्स अगर उनके प्राइजेस कम या ज़्यादा होते हैं तो आप अपनी डिमांड को कम या ज़्यादा कर देते हो, इसलिए इसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड होना। उसके बाद आते हैं लग्जरी गुड्स। ये प्रेस्टीज गुड्स होती हैं, इनके प्राइजेस हाई होते हैं, जैसे कि महंगी कार हो गई, महंगे फर्नीचर हो गए, महंगे कारपेट हो गए। तो ये सब वो गुड्स होती हैं जिनके लिए आपकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, मतलब इनके प्राइजेस बढ़ें या घटें तो आपकी डिमांड पर ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट का मतलब है कि एक गुड की जगह किसी दूसरी गुड का यूज़ किया जा सकना। जैसे कि अगर यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं ग्लूकोज एंड सेकंड है लेमन वाटर। मीन्स अगर ग्लूकोज के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप इसके कंजप्शन को कम करके लेमन वाटर की ओर शिफ्ट कर जाते हो। मीन्स ऐसा है कि आप ग्लूकोज की जगह लेमन वाटर का यूज़ करें या फिर लेमन वाटर की जगह ग्लूकोज का यूज़ करें, तो इसे बोलते हैं सब्सिट्यूट गुड्स। ऐसी काफ़ी गुड्स होती हैं जैसे टी एंड कॉफ़ी है, या फिर अगर हम बात करें जैसे सैंडल की जगह चप्पल का यूज़ कर लेना, तो काफ़ी कुछ ऐसी सब्सिट्यूट गुड्स हो सकती हैं। अब बात यह आती है कि अगर कोई गुड जिसका सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो उसके लिए आपकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक या इन इलास्टिक। तो उसके लिए हमारी डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक क्यों है, क्योंकि यहाँ डिमांड चेंज हो रही है। अगर सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो आप अपनी डिमांड को चेंज कर पा रहे हैं, तो इसीलिए इसे बोलेंगे कि आपकी डिमांड मोर इलास्टिक है। अगर ऐसी कोई चीज़ जिसका सब्सिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है तो आप कहाँ शिफ्ट करोगे, तो इसका मतलब हमारी डिमांड इन इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक होगी। यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैंने वीट का या सोल्ट का, इनकी जगह हम किसी दूसरी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए जो हमारी डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है। ओके, उसके बाद आती हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। ऐसी कोई गुड जिनके कंजप्शन को आप थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हो। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए आप थोड़े टाइम तक रुक सकते हो तो उनके लिए आपकी डिमांड इलास्टिक होगी। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है कि हमें हाउस बनाना है तो उसके लिए ब्रिक्स की नीड होगी, लेबर भी लगेगी, सीमेंट लगेगी और काफ़ी मटेरियल लगता है। तो अगर हमें हाउस बनाना है और ये सब मटेरियल महंगा हो रहा है तो हम कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे, 1 या 2 मंथ के बाद बना लेंगे। हमें लगता है कि 1 या 2 मंथ के बाद प्राइजेस कम हो जाएंगे तो हम तब बना लेंगे। तो इसका मतलब हम पोस्टपोन कर पा रहे हैं अपने कंजप्शन को। अगर ऐसा है तो उनके लिए आपकी डिमांड इलास्टिक रहेगी। और अगर ऐसी बात करें कि फूड है,
अगर ऐसी गुड्स होती हैं जिनका कंजप्शन करना आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी है, मीन्स आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। भूख अब लगी है तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि 2 दिन के बाद खा लेंगे या 3 दिन के बाद खा लेंगे। तो ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप अपने कंजप्शन को पोस्टपोन नहीं कर सकते, उनके लिए आपकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। मतलब वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ रहे हो या घट रहे हो, आप उनको कंज्यूम करोगे, ठीक है? तो इसका मतलब आपकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। उसके बाद आता है गुड्स विद डिफरेंट यूजेस। अब जैसे कि यहाँ बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की या मिल्क की भी बात बहुत ज़्यादा हम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, हमें पता है कि इसका कंजप्शन आप काफ़ी जगह करते हो। मीन्स आप एसी चला सकते हो, टीवी चला सकते हो, कूलर चला सकते हो, फैन चलाते हो, लाइट ऑन करते हो, मीन्स काफ़ी चीज़ें आप चलाते हो। इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत हो सकता है, मीन्स इसके यूजेस बहुत हैं। अगर कोई चीज़ जिसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए प्राइजेस कम या ज़्यादा होने पर डिमांड इलास्टिक रहेगी। कैसे? अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो आप उसका कंजप्शन कम कर दोगे। मीन्स आप ये सोचोगे कि कम टाइम के लिए चलाया जाए इन सब चीज़ों को, या फिर कुछ कम चीज़ें ही चलाई जाए। मीन्स एक टाइम पे एसी चलाया जाए, कूलर को बंद रखा जाए, ऐसे करके। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी यूजेस को कम या ज़्यादा कर पा रहे हो। मीन्स अगर कोई गुड जिसकी यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए आपकी डिमांड भी इलास्टिक रहेगी। प्राइजेस बढ़ने या घटने पर आप अपनी डिमांड को बढ़ा या घटा सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ सेकंड है पेन। अब पेन है, मीन्स इसका यूज़ आप लिखने में करते हो। अब ऐसा नहीं है कि प्राइजेस अगर इसके कम हो गई तो आप पेन का यूज़ कहीं और भी कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिन भी गुड्स के यूजेस बहुत कम होते हैं, उनके लिए डिमांड इन इलास्टिक रहती है, ठीक है? उसके बाद आता है लेवल ऑफ प्राइजेस। दो तरह की गुड है यहाँ पर। फर्स्ट है बहुत महंगी गुड्स, सेकंड है बहुत सस्ती गुड्स, ठीक है? जैसे कि नीडल है और मैच बॉक्स है, जिन पर आप 1 या 2 रुपीज़ खर्च करते हैं। एक है जैसे कि डायमंड है, बहुत महंगी चीज़ है, मान लीजिए इन पे आप करोड़ों रुपए खर्च करते हो। तो ऐसी गुड्स के लिए जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि इनके प्राइसेस बढ़ने या घटने पर आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ बात करें कि हम डायमंड का बिजनेस करते हैं और ये डायमंड 1 करोड़ का है, और अगर अब ये बढ़कर 1 करोड़ 10,000 का हो गया है, तो क्या हम इसको यूज़ करना बंद कर देंगे? मीन्स इसका बिजनेस करना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स जो बहुत महंगी चीज़ें हैं या बहुत सस्ती हैं, उनके प्राइसेस बढ़ने या घटने पर हम पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स हमारी डिमांड पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद आती हैं मिडिल प्राइस्ड गुड्स। ये वो गुड्स होती हैं जिनके प्राइसेस बढ़ने या घटने पर हम पर अफेक्ट पड़ता है, हम हमारे कंजप्शन को कम या ज़्यादा कर देते हैं उनके प्राइसेस को देखकर। तो इसलिए बोलते हैं कि इनकी डिमांड इलास्टिक होगी, ओके? उसके बाद आता है इनकम लेवल। अब यहाँ पर 2 पीपल हैं, एक है वेरी रिच पीपल और एक है वेरी पुअर पीपल। रिच पीपल कैसे? जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं मिस्टर अनिल अंबानी। अगर मिस्टर अनिल अंबानी की बात करें और उनके कंजप्शन की बात करें, तो प्राइजेस अगर बढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ के जो वो कंज्यूम करते हैं, तो क्या ऐसा होगा कि वो कंज्यूम करना कम कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। तो वेरी रिच पीपल पर प्राइजेस का अफेक्ट नहीं पड़ता, बढ़े या घटे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कंज्यूम करनी है तो वे करेंगे। और वेरी पुअर पीपल वो पीपल होते हैं जो उन चीज़ों को कंज्यूम ऑलरेडी कर ही नहीं रहे हैं। अगर उनके प्राइसेस बढ़े या घटे तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मार्केट में जा ही नहीं रहे हैं। मीन्स वो पहले से ही उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते, और अगर उनके प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स उनकी इनकम कम है तो वे उन चीज़ों को नहीं खरीद रहे, तो इसीलिए उनकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी, ठीक है? उसके बाद आते हैं मिडिल इनकम लेवल पर्सन। अब ये पर्सन है जिनकी इनकम का लेवल मिडिल है, और प्राइजेस अगर बढ़ेंगे या घटेंगे तो इनकी इनकम के अकॉर्डिंग डिमांड पर भी अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो अगर इनकी डिमांड चेंज हो रही है तो हम ये बोलते हैं कि इलास्टिक डिमांड है। हम ये बोल सकते हैं मिडिल ग्रुप्ड पर्सन होते हैं जिनकी इनकम मिडिल लेवल की होती है, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। और वेरी पुअर और वेरी रिच पीपल की डिमांड इन इलास्टिक होती है, ओके? आगे है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। इसका मतलब आप अपनी इनकम का कितना पार्ट किसी चीज़ पर खर्च करते हो। अगर आप अपनी इनकम का ज़्यादा पार्ट किसी चीज़ पर खर्च कर रहे हो तो इसके लिए आपकी डिमांड इलास्टिक होगी। जैसे अगर हम बात करें क्लोथ्स की, और जैसे कि यहाँ कूलर का एग्जांपल लिया है, जिन पर हम ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, अपनी इनकम का ज़्यादा पार्ट खर्च करने वाले हैं, तो अगर इनके प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं तो हम पर अफेक्ट पड़ता है, तो हम हमारी डिमांड को उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर देते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि इलास्टिक डिमांड है। फिर आते हैं
ऐसी गुड्स जिन पर हमारी इनकम का बहुत कम पार्ट खर्च होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, टूथपेस्ट है, या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिन पर हम बहुत कम खर्च कर रहे हैं, अगर इनके प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं तो हम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स हम हमारी डिमांड को कम या ज़्यादा नहीं करते हैं, तो इनके लिए डिमांड इन इलास्टिक रहती है। उसके बाद आता है हैबिट। मीन्स अगर कोई पर्सन जिसको कॉफ़ी पीने की हैबिट है, या फिर चाय पीने की है, या फिर किसी पर्सन को सिगरेट की भी हो सकती है, तो जो पर्सन जिस चीज़ के लिए हैबिचुअल है, अगर उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, घट रहे हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो उसको उसी तरह से कंज्यूम करता रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो हैबिचुअल पर्सन होता है उसके लिए डिमांड इन इलास्टिक रहती है। अब मान लीजिए ऐसा कोई पर्सन है जो कॉफ़ी पीता ही नहीं है, और अगर उसे कॉफ़ी मिल भी जाए तब भी अच्छा है, नहीं मिले तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अब उसे पता चलता है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या वो उसको कंज्यूम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मीन्स उसके लिए वो इलास्टिक डिमांड हो गई, ठीक है, क्योंकि उसने अपने डिमांड को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो जो हैबिचुअल पर्सन होता है वो चेंज नहीं करता, बट जिस पर्सन को कोई हैबिट नहीं है उस चीज़ को लेकर, वो चेंज कर देगा। उसके बाद आता है टाइम पीरियड। इसको हम हैबिट से रिलेट करके समझते हैं। अगर लॉन्ग पीरियड है हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ मान लीजिए हैबिट है, तो लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, आप अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हो। अगर लॉन्ग पीरियड में हैबिट चेंज हो सकती है तो उसको बोलेंगे कि आपकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। मीन्स लॉन्ग टाइम में अगर कोई पर्सन है वो सिगरेट पीना छोड़ दे, मान लीजिए 2 या 3 साल में अगर हम ये बोलें कि उसने सिगरेट पीना छोड़ देगा वो, तो उसके लिए उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो फिर सिगरेट नहीं खरीदेगा। और शॉर्ट रन में ऐसा टाइम होता है, मीन्स वो बहुत कम टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर सकते, तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो वहां पर आपकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी, ठीक है। मीन्स लॉन्ग पीरियड में आपकी डिमांड इलास्टिक रहती है और शॉर्ट रन में डिमांड इन इलास्टिक रहती है। ओके, अब आगे कर लेते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्या बोलता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स। ये कह रहा है कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेस्ड होती है। अभी हमने देखे हैं सभी फैक्टर्स, देख लीजिए। नंबर ए है रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, बिल्कुल ये फैक्टर है, ये अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। फिर है प्राइस लेवल, बिल्कुल करता है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी, ये भी करता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है स्टेटमेंट 1, जो कहता है कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये कहता है कि डिमांड वो है जो एक क्वांटिटी डिमांड की जाएगी एक सर्टेन प्राइस पर और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर। तो क्या वो डिमांड होती है? बिल्कुल वो डिमांड होती है जो एक क्वांटिटी डिमांड आप करते हो पर्टिकुलर प्राइस पर और पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न। बिल्कुल हमने ये पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किसके कारण होता है, प्राइस ऑफ गुड के कारण होता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जो होता है गुड्स के प्राइस के कारण, और एक होता है इंक्रीज ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड, जो होता है प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उनके कारण, ठीक है। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसका मतलब 1 और 2 करेक्ट। ओके, ए यहाँ पर आंसर हो गया। आगे है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट इन द लॉन्ग रन। अभी हमने देखा लॉन्ग रन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, मोर इलास्टिक होती है, इज मोर देन इट्स शॉर्ट रन वैल्यू। ओके, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ए। उसके बाद है इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इसको बिल्कुल अच्छे से हम सोल्व करके देख सकते हैं। देखिए कैसे, द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमसे पूछ रहा है, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा था कल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होता है, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो किसके इक्वल होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ बोला कि परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में। क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कहाँ आता है, न्यूमरेटर में आता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, इसने बोला है कि स्मॉलर देन, पहले हम ये मान लेते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है, 5%। वो किसके कारण हुआ है, प्राइस के कारण हुआ है, और प्राइस में चेंज जितना हुआ है उससे कम है
हमारा डिमांड में चेंज, तो हम मान लेते हैं कि प्राइस में चेंज हुआ होगा 15%, तब हमारी डिमांड में बहुत कम चेंज हुआ है 5%। तो अगर अब इसको हम सोल्व करके देखें तो यहाँ हमारा आंसर आता है 1/3। तो इसका मतलब ये बता रहा है हमें कि यहाँ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है। क्लियर? एक बार फिर से बता देती हूँ, हम यहाँ पर देख रहे थे कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला हम कर चुके हैं। ये किसके इक्वल होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर डिमांड क्या बोली है? स्मॉलर बोली है, तो मीन्स हम ये मान लेते हैं कि 5% का चेंज आया होगा हमारी डिमांड में, लेकिन चेंज किसके कारण आता है? प्राइस के कारण। तो प्राइस कितना चेंज हुआ है? ज़्यादा चेंज हुआ है, तभी ये स्मॉलर बोल रहा है डिमांड में। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आता है 1/3। आप इसको कुछ भी मान सकते हो, मीन्स आपको प्राइस को यहाँ ज़्यादा लेना है और डिमांड को कम लेना है, क्योंकि यहाँ बोला है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये क्या है? लेस देन 1। क्लियर? उसके आगे है असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, द डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप्स शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जो डिमांड कर्व होता है उसका नेगेटिव स्लोप होता है, बिल्कुल ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, बिल्कुल ठीक है। किसके बीच में शो करता है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के, बिल्कुल करेक्ट है। ये डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, और इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है दिस अप्लाइज ओनली टू गिवन गुड्स, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। गिवन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ये प्राइजेस के बढ़ने पर डिमांड इनके लिए बढ़ जाती है और प्राइजेस के कम होने पर इनके लिए डिमांड कम हो जाती है। मीन्स लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है कि प्राइजेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइजेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, बट गिवन गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब रीजन गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ओके, उसके बाद है अ कमोडिटी इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस एंड देन द डिमांड फॉर इट इज नोन एज। मतलब अगर ऐसी कोई कमोडिटी है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे अभी हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी, हम एग्जांपल मिल्क का भी ले सकते हैं जिसके काफ़ी यूजेस हैं। ठीक है, अगर ऐसी कोई गुड जिसके आप काफ़ी ज़्यादा यूज ले सकते हो तो उसको, उसकी डिमांड को बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिए, और शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। आपका 5 सेकंड का कमेंट हमें बहुत खुशी देता है। प्लीज़ फ्रेंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू ऑल।